वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। हाँ भाई, आ गए तुम। मुझे लगा था कि कहीं एपिसोड 1 में ही तुम्हारे दिमाग की मेमोरी फुल हो गई होगी। चलो फिर मूवी को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रिंट कल्चर की स्टोरी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मार्को पोलो। नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्को पोलो फेमस नहीं है, बल्कि तुम्हारी जीके खराब है। तो यारो, मार्को पोलो को घूमने का बड़ा शौक था। एक दिन उसके मन में आया कि थाईलैंड चलते हैं, खपाखप करेंगे, नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। तो जब वो अपने पापा से परमिशन मांगने गया तो पापा ने थाईलैंड सुनकर भटाभट थप्पड़ी भर दी मार्को पोलो में। तो उसे पिट पिटाकर चाइना की परमिशन मिल गई। तो मार्को भाई निकल लिए चाइना के लिए। और तुम्हें अगर याद हो तो चाइना में हैंड प्रिंटिंग चल रही थी, जिससे बाकी दुनिया अनजान थी। सोचा था थाईलैंड में घपाघप करेंगे, पर अब चाइना में हैंड प्रिंटिंग और हैंड प्रैक्टिस में ही मार्को भाई ने खुशी ढूंढ ली थी। देखो भाई, ये सब तो हो गया मजाक, पर काम की बात सुन लो, एग्जाम वाली। मार्को पोलो चाइना गया। कब गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कब वापस आया वो इम्पोर्टेंट है। मार्को पोलो चाइना से 1295 में वापस आया और अपने साथ हैंड प्रिंटिंग की नॉलेज भी लेके आया। और इसी से यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 1295 के बाद शुरू हो गई। एनसीईआरटी में सवाल भी दे रखा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। तो आंसर में लिख देना, मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, returned to Italy from China in 1295 with the knowledge of wood block printing. With that, wood block print came to Europe. वैसे अगर मार्को पोलो की जगह मैं चाइना गया होता तो अपने साथ मोमोज और चाउमीन की रेसिपी लाया होता। तो भाई, मार्को पोलो की इस ट्रिप से इटली में बुक छपना शुरू हो गई और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी यूरोप में फैल गई। यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी। मैन्युस्क्रिप्ट बोले तो हैंड रिटन बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, और मैन्युस्क्रिप्ट्स भी अमीर और एलीट लोगों तक ही सीमित थी। मर्चेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चीप प्रिंटेड कॉपीज खरीदते थे। बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी, तब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इस डिमांड को पूरी नहीं कर पाया और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पॉपुलर होने लगी। एक सवाल आता है कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये 3 छोटे से पॉइंट याद रख लो। फर्स्ट, कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। सेकंड, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल एंड ऑकवर्ड टू हैंडल। थर्ड, कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रेड इजीली। बुक की डिमांड उस टाइम पर बढ़ती ही जा रही थी। एक वो टाइम था जब लोग बुक पढ़ने को उतावले हो रहे थे, और एक ये टाइम है हम स्कूल की किताबें छूते ही नहीं है। पूरा साल निकल जाता है, वो बुक नई की नई रहती है। कभी कभी तो मम्मी भी सैवेज टॉन्ट मारती है, बेटा इन बुक्स को सजा के रखियो, खोलियो मत, कुछ हो ना जाए इन्हें। खैर 9th-10th में ऐसा ही होता है। मैं कभी बुक्स खरीदता नहीं था, अपने बड़े भाई की पुरानी किताबों से काम चला लेता था। जब उसकी 9th-10th की बुक्स मिली तो दिखने में बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचा, वाओ भैया बुक्स की कितनी केयर करते हैं। वो तो मेरी 9th-10th होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, केयर वेयर कुछ नहीं थी, साला बुक्स यूज ही नहीं करता था। खैर, जब वो किताबें मैंने अपने छोटे भाई को दी तब वो भी यही बोला, वाओ भैया आप बुक्स की कितनी केयर करते हो। तो हाँ, अब हम क्या बात कर रहे थे। बुक्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि अब फील होने लगा था कि अब हमें नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो और भी फास्ट और चीप हो। अब ऐसे में कहानी में जो नया बंदा आया वो था जोहान गुटेनबर्ग। उसने मैकेनिकल प्रिंटिंग बेस्ड पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई
स्ट्रैसबर्ग जर्मनी में। इस पर 1 मार्कर आने के काफी चांसेस रहते हैं कि पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई, कहाँ बनाई। और यही नहीं, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जोहान भाई ने पहली किताब कौन सी प्रिंट करी थी, तो वो थी द बाइबल। उसने 3 साल में द बाइबल की 180 कॉपीज बनाई। तुम्हें लगेगा कि जॉन गुटेनबर्ग काफी आलसी आदमी था, ऐसा नहीं है। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत फास्ट प्रोडक्शन थी। जॉन कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो तो एक एग्रीकल्चर एस्टेट पर पला बड़ा था जहां वाइन प्रेस और ऑलिव प्रेस थी। वाइन प्रेस जहां वाइन बनती है और ऑलिव प्रेस जहां ऑलिव ऑयल बनता है। तुम होते तो वाइन प्रेस में कूद जाते, पर जॉन भाई फोकस थे। उनका ध्यान ऑलिव प्रेस पर गया और उसी ऑलिव प्रेस से उनको प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया आया। जॉन ने 1430s में अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोली और फिर 1450 से लेके 1550 के बीच में लोगों ने उनका ये आइडिया कॉपी करके यूरोप में जगह जगह प्रिंटिंग प्रेस खोल लिए। ऐसा कहते हैं ना, जब लोग तुम्हें कॉपी करने लगे तो समझ लेना कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो। यही सोचकर मैंने एग्जाम में अपने दोस्तों को चीटिंग करवाई, अपने सारे आंसर उन्हें कॉपी करने दिए। मैं तो फेल हुआ ही हुआ, साथ में वो गुटरगू भी फेल हो गए। तो भाई प्रिंटिंग प्रेस बढ़ने से बुक्स के प्रोडक्शन में बूम आ गया। 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में 20 मिलियन किताबें छपी। ये नंबर 16th सेंचुरी में 20 मिलियन से 200 मिलियन तक पहुंच गया। हैंड प्रिंटिंग की जगह अब मैकेनिकल प्रिंटिंग ने ले ली थी। और अब टाइम आ गया है एक सवाल पूछने का। देखे तो तुम पढ़ भी रहे हो या बस मेरे जोक्स पर दांत दिखा रहे हो? मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि यूरोपियंस मैकेनिकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को चाइना लेकर गए। तो ये बताओ, चाइना का वो कौन सा शहर था जहां यूरोपियंस ने अपना अड्डा जमाया, जिससे वो चाइना के नए प्रिंटिंग कल्चर का हब बना? चलो भाई, इसी सवाल के साथ मैं लेता हूं तुमसे जाने की इजाजत। अरे इजाजत से याद आया, मुझे अपने पापा से थाईलैंड जाने की परमिशन भी लेनी है। पापा जी, मैं क्या कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं थोड़े से दिनों के लिए थाईलैंड घूमाऊं। अच्छा बेटे, थाईलैंड जाना है आपको? ऐसा मारूंगा कि तेरा थाई अलग और पी अलग मिलेगा। थाईलैंड जाना है इसको, थाईलैंड। भाग यहाँ से। BKB